अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शिल्पा कछवाहा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। भिंडी की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोगों का नियंत्रण। छत पर लाभदायक है ऑर्गेनिक सब्जी वर्गीय व फलदार पौधे लगाना। गुलाब की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण। प्रदेश के जो किसान भिंडी की खेती कर रहे हैं उसमें अभी मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। यदि इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल में उत्पादन कम मिलेगा और जो उपज मिलेगी भी उसका बाजार भाव अच्छा नहीं होगा। तो भिंडी की फसल को हानि पहुंचाने वाले इन कीट व रोगों का नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं मुरैना के वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी गुप्ता से। भिंडी में प्रमुख रूप से जैसिड, एफिड, माइट्स, तना एवं फल छेदक कीट बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। ये 4 प्रकार के जो कीट हैं इनका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो भिंडी में जैसिड कीट आता है। जैसिड नाम का ये कीट है, छोटा छोटा मच्छर के रूप में दिखाई देता है। इसी प्रकार भिंडी की फसल में एफिड नाम का कीट भी आता है और यह कीट भी जो है पत्तियों से रस चूसकर और उनको नुकसान पहुंचाता है और उत्पादन को काफ़ी कम करता है। इन दोनों कीट के नियंत्रण के लिए मेटासिस्टॉक्स नाम की दवा 500 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। दूसरी जो दवा है डाइमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा भिंडी में माइट्स भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और यह भी रस चूसकर पत्तों को पीला कर देती हैं और पत्ते सूखकर झड़ने लगते हैं। ऐसी अवस्था में भिंडी की फसल को माइट से बचाने के लिए मेलाथियान 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें। तो माइट्स नाम के छोटे छोटे कीट होते हैं, इनसे भिंडी की फसल को बचाया जा सकता है। इसके अलावा भिंडी में एक बहुत ही खतरनाक कीट आता है जिसे हम तना छेदक या फल छेदक कीट के नाम से भी जानते हैं। यह कीट फलों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है और फलों में जो है अंडे दे करके छोटी जो सफ़ेद पीले से रंग की इल्ली निकलती है, वह इल्ली फलों को दूषित कर देती है, उनकी क्वालिटी को ख़राब कर देती है। यह कीट अगर आता है तो सबसे पहले इस टेढ़े मेढ़े प्रकार के जो भिंडी लगती हैं उन भिंडियों को तुड़ाई कर लें, उनको नष्ट कर दें और जहाँ पर ये जो है फूल आ रहे हैं उसके नीचे अगर ये कीट दिखाई दे रहा है, तने में दिखाई दे रहा है, तो उस भाग को तोड़ करके नष्ट करके गड्ढे में गाड़ दें। और पहली तुड़ाई करने के बाद में फिर दवा का प्रयोग करें, जिससे कि 10-15 दिन का समय मिल जाएगा दूसरे छिड़काव के लिए। जब हम छिड़काव करेंगे तो इसमें 2-3 दवा जो है अच्छी काम करती हैं, जैसे आपका डाइमेथोएट है, मेटासिस्टॉक्स है, इनमें से कोई भी दवा ले लें। डाइमेथोएट दवा है, अगर इसको ले रहे हैं तो 750 मिलीलीटर दवा
500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो भिंडी में तना छेदक और फल छेदक जो कीट है उससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसी प्रकार भिंडी में रोग भी आते हैं, जिसमें सबसे जो खतरनाक रोग है और जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है भिंडी में, वो पीत शिरा या येलो वेन मोज़ेक वायरस के नाम से जाना जाता है। यह रोग पत्तियों पर पीले पीले धब्बों के रूप में दिखाई देता है। धीरे धीरे रोग फैलता जाता है और इस रोग को फैलाने में जो भिंडी में लगने वाले जो कीट हैं, एफिड हैं, जैसिड हैं, माइट हैं, सफ़ेद मक्खी हैं, ये इसको बहुत तेज़ी से फैलाती हैं, क्योंकि जो रोगग्रस्त पौधे हो जाते हैं उनसे ये रस चूस करके और स्वस्थ पौधों पर बहुत तेज़ी से फैला देते हैं और ये धीरे धीरे रोग पूरी फसल में, पूरे खेत में दिखाई देने लगता है। इस प्रकार का जब रोग आ जाता है तो फल और फूल कम मात्रा में बनते हैं, फल बहुत छोटे रहते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं और फूल भी कम लगते हैं, पौधे भी छोटे हो जाते हैं, उनकी बढ़वार भी रुक जाती है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार का अगर रोग दिखाई देता है तुरंत ही उन पत्तों को, शुरुआत के उन पत्तों को तोड़ करके गड्ढे में गाड़ करके नष्ट कर दें या उन पौधों को उखाड़ करके नष्ट कर दें शुरुआत की अवस्था में। और फिर भी यह रोग तेज़ी से फैलने लगा है तो हमें कीट नियंत्रण करना आवश्यक होता है। कीट नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट दवा या मेलाथियन दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतर पर 2-3 बार छिड़काव करेंगे तो इस रोग को रोग नियंत्रित कर सकते हैं। और खेत की साफ़ सफाई रखें, उसमें खरपतवार ना होने दें और हमारा जो खेत हैं वे साफ़ सुथरे रहेंगे तो इसमें रोग व्याधि भी कम आएंगी। इसके अलावा भिंडी में एक मूल ग्रंथि रोग भी आता है। मूल ग्रंथि रोग ये जो है नीमेटोड के द्वारा फैलता है। इस रोग में अगर हमें जो है पौधे पीले से, छोटे से, जगह जगह गुच्छों के रूप में दिखाई दे रहे हैं तो पौधों को उखाड़ के देखना चाहिए। अगर कुछ गोल गोल गांठें दिखाई दे रही हैं, गुच्छों में गांठें दिखाई दे रही हैं तो ये निश्चित रूप से ये माने कि इसमें मूल ग्रंथि रोग लगा हुआ है। इस रोग से अब हम अपनी फसल को बचाने के लिए हमें क्यारियों के आसपास, मेड़ों पर ये गेंदा के फूल लगाने चाहिए, गेंदा के पौधे लगाने चाहिए। ये गेंदे के जो खुशबू है या उसके जो जड़ों में से जो एक इस निमेटोड को रोकने के लिए एक पदार्थ निकलता है, वो इसको आगे दूसरी क्यारी में जाने से रोकता है और इस रोग को फैलाने से बचाव करता है। इससे अपनी फसल को बचा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमें प्राप्त होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। गीत जिसे सुरों में बांधे थे, आसमां झुक रहा है जमीन पर, सुर जो अपने वक्त की गवाही देते, दिखे तूने बंसरी जुआ, छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा, दौर जिसे भूलने पर भी बिसारा नहीं जा सकता। पिया के सब रस ले लिया रे बिजड़े। देखिए सुनहरे दौर के गीतों का प्रोग्राम भूले बिसरे गीत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसी भी फसल की खेती या बागीचे में उपयोग होने वाले रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के अंधाधुंध प्रयोग के कारण प्राप्त उत्पादों का उपभोग मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है और शहरों में रहने वाले लोगों को तो इन उत्पादों का उपभोग मजबूरी में ही करना पड़ता है। लेकिन इन्हीं में से रायपुर के एक दंपत्ति ने अपने मकान की छत पर सब्जी वर्गीय फसलें, फलदार पौधे लगा रखे हैं और इनका प्रबंधन जैविक तरीके से करने के कारण इनसे प्राप्त उत्पाद भी मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
तो इन्होंने ये सब कैसे किया, आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। हम जब सब्जी मार्केट जाते थे तो सब्जी फल जो भी लेते थे उसमें आमतौर पर अधिकांश तौर पर आपने ध्यान दिया होगा कि दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग डायरेक्ट अब खा लेते थे तो उसका एक तो साइड इफ़ेक्ट होता ही है। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना अपन अपने घर में ही ये चीज़ उगाएं, फल सब्जी जो दवाओं का उपयोग है वो हम हमारे घर में कम से कम हम अपने स्वयं के लिए तो कम से कम ऑर्गेनिक दवाओं का उपयोग कर करके अपने लिए सब्जियों को उत्पादन कर सकते हैं। हमने फल के रूप में ज़्यादा लगाया है मुनगा, नींबू, चीकू, सीताफल, सेव, अनार और मौसम्बी। ये जो डांग कांदा करके है, एक कांदा है, वो उसे भी हमने लगाया है फल के रूप में, वो सब्जियों के रूप में यूज़ में आता है। जैविक रूप में समझिए हमने खाद में सिर्फ गोबर खाद का उपयोग किया, गोबर खाद और मिट्टी, उसे ही हमने मतलब बराबर मात्रा में मिला करके इस ड्रम में भरा रखा। और उसके अलावा हम जैसे गौमूत्र और दवाओं इसमें छिड़काव बीच बीच में दवाओं के रूप में गौमूत्र छिड़कते हैं, नीम का खली और अपना नीम की खली वगैरह के पानी का छिड़काव करते रहते हैं। और दवाओं के रूप में हम जनरली ऑर्गेनिक दवाएं ही यूज़ करते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई भी विषैले दवाओं का उपयोग नहीं करते हैं। ये सेव का पौधा है, ये जनरली हिमाचल प्रदेश में ठंडे प्रदेश में पाया जाने वाला पौधा है, पहाड़ियों में होता है। ये एक किसान का बहुत अच्छा प्रयोग है, वो उसने कहा कि क्यों ना सेव का पौधा हर गर्म प्रदेश में भी तैयार किया जाए, इसलिए उन्होंने एक नई प्रकार की प्रजाति लॉन्च की है। वो प्रजाति हमने लगाई है और ये लगाए हुए हमें भी 3 महीने हुए हैं इस पौधे। इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्ण कुमार साहू से। लेकिन हम बात करते हैं जब शहर की और शहरी लोगों की, तो उनके पास ज़मीन का अभाव होता है और वो यदि खेती करना चाहें तो वो उनके लिए एक समस्या की बात आती कि ज़मीन कहाँ है और उसकी कमी के कारण नहीं कर पाते। तो इसके लिए आजकल एक जो हमारे पूरे देश में एक नई लहर चली है कि छत की खेती। तो छत में हम अपनी आवश्यकता अनुसार साग सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। सामान्यतः जो ये छत की खेती की बात जब करते हैं तो शौकिया तौर पे लोग फूल और कुछ मात्रा में बेलदार सब्जी या कुछ सब्जियों का मिर्ची, धनिया, प्याज, टमाटर, ऐसा वो थोड़ा बहुत गमलों में उसकी खेती कर लेते हैं। टेरेस गार्डन की शुरुआत कैसे करें? बुआई में उपयोग होने वाले कंटेनर, गमले अच्छी तरह से धोकर उनमें जल निकास के लिए छिद्र बनाना चाहिए। चयनित पौधों के लिए उपयुक्त मिट्टी लाएं एवं मिट्टी में खाद को हाथ या खुरपी से मिलाएं। कंटेनर में ऊपर से 1 इंच जगह छोड़कर मिट्टी के मिश्रण को हल्के हाथों से ढीला भराई करें। जहां पर सब्जियों का रोपण करना हो वहां पर उथले गमले या पाट का प्रयोग करना चाहिए। उसमें 1 भाग मिट्टी, 1 भाग कंपोस्ट, 1 भाग बालू का प्रयोग करना चाहिए तथा जहां पर सीधे बीज की बुआई करनी है वहां पर बुआई के बाद तुरंत सिंचाई करना चाहिए और बुआई के बाद ऊपर से घास या पुआल की परत बिछा देनी चाहिए। बीज जमने के बाद इस परत को हटा देना चाहिए। अधिकतर सब्जियों के नर्सरी पौधे 1 माह में रोपण हेतु तैयार हो जाते हैं। कुछ सब्जियों के बीज की सीधे बुआई करते हैं। इस तरह के बीजों को चयनित बर्तन व पॉलीथीन बैग में बोते हैं। प्लग ट्रे, जो कप नुमा खाके की संरचना से बनी ट्रे होती है, जो कि 2 से 3 इंच गहरी तथा जल निकास छिद्र वाली होती है। नर्सरी उगाने के कार्य में यह सबसे उपयोगी है। 1/4 भाग कंपोस्ट खाद को भरकर 1 प्याले में 1 बीज बोते हैं। उसके बाद सिंचाई एवं अन्य क्रियाएं की जाती हैं। कुछ बीजों को सीधे बुआई की जाती है तथा उनको चयनित पाट व पॉलीथीन बैग में ही बुआई करना चाहिए। जितना बीज का आकार हो उससे दुगने या तिगुने के अंदर बीज की गहराई होनी चाहिए। अधिकतर सब्जियों के बीज को सीधे कंटेनर में बुआई करते हैं तथा बैंगन, मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज के 30 से 40 दिन पुराने पौधों को कंटेनर में रोपण करते हैं और इनकी नर्सरी पौधशाला पके मिट्टी के बर्तन या पैन में उगाते हैं तथा एक स्वस्थ नर्सरी पौध को 1 कंटेनर में उगाते हैं।
यदि सीधे बुआई करनी है तो एक कंटेनर में 2 से 3 बीज की बुआई करते हैं। बीज उगने के बाद एक स्वस्थ पौधे को छोड़कर सबको निकाल देते हैं। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों का देख रेख करना नितांत आवश्यक है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे के आकार एवं प्रकार तथा कंटेनर के आकार के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन यदि हम बात करें कि छत में फलदार वृक्ष लगाने की, तो बोनसाई के अलावा हमारे दिमाग में कोई बात नहीं आती। लेकिन यदि हम प्रयास करें तो निश्चित तौर पे छत में भी जो फलदार वृक्षों की सफलतापूर्वक हम रोपण कर सकते हैं और भरपूर मात्रा में हम फल वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फलदार पेड़ों के लिए ज़्यादा मात्रा में मिट्टी लगेगा, बड़े कंटेनर लगेंगे, तो उसका जो वज़न है वो ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी समस्या है कि उसमें जो सीपेज है मिट्टी के कारण, वो एक छत के जो भी खेती करते हैं वो उनको एक आम समस्या से दो चार होना पड़ता है। उसको दूर करने के लिए जो हमारे घर के छत में कॉलम है उसमें उसके ऊपर हमने एक चबूतरा बनाकर एक गोल उसमें टेबल के नुमा आकार का एक कंक्रीट से ढाल के और ये 2-3 प्रकार से हमने उसमें प्रयास किया है। तो जब हम कॉलम के ऊपर एक चाहे बड़ी से बड़ी टंकी, जैसे हमने 1000 लीटर पानी की टंकी का उपयोग किया है, जिसमें लगभग 1.5 टन आपका मिट्टी का वज़न आ सकता है। और ये इतना वज़न को भी जो कॉलम होने के कारण वो सहजतापूर्वक उसमें रखा जा सकता है और हमारे छत को उसमें कोई नुकसान नहीं है। दूसरा जो समस्या जो आप बता रहे हैं कि जो सीपेज का, उसके लिए हमने प्लास्टिक का जो पानी के टंकी का उपयोग किए हैं, तो उससे सीपेज का जो मिट्टी का संपर्क है वो छत से सीधा नहीं होने से सीपेज की समस्या दूर हो जाती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है और विराट कोहली का कवर ड्राइव, बॉल हवा में, मेसी ने इसे फ्लाइंग किक में बदला और मोड़ दिया गोल की ओर। ऐसा लगा जैसे जोकोविच ये पहले से ही जानते थे और ये जोरदार बैकहैंड स्मैश। सरदारा सिंह ने इसे इंटरसेप्ट किया, ये गोल की तरफ बेहतरीन स्कूप। मैच अब रोमांचक स्थिति में, इस बार साइना ने शॉर्ट सर्विस की है। मैरी कॉम के मुक्कों की गति से खेल आगे बढ़ता हुआ, इसे मात देते हुए सुशील का धोबी बचा। और इसी के साथ ईटीवी स्पोर्ट्स एक बार फिर खेल की खबरों में सबसे आगे। अवतीर्ली काबर के छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया छत्तीसगढ़ी न्यूज देखो हर दिन बिहनिया 7:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान गुलाब की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में कई तरह के कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है। यदि समय रहते इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो फूलों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो गुलाब की फसल में कैसे करें इन कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केसी शर्मा से। इन नासिक कीटों में प्रमुख रूप से सल कीट, थ्रिप्स तथा बहुत ही प्रमुख नासिक कीट हैं। सल कीट, ये कीट गुलाब के पौधों के कोमल भागों, टहनियों एवं तने पर भारी मात्रा में चिपके हुए रहते हैं। कीट ग्रसित भाग पर अवयस्क सल्क पाए जाते हैं। पौधे की टहनियों एवं कोमल भागों,
अग्रकली का से रस चूसते रहते हैं, जिसके कारण पौधा कमजोर पड़ जाता है और अधिक प्रकोप की दशा में पौधे सूख जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पत्ती की निचली सतह पर ये काले काले रंग के कीट चारों तरफ गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं तथा इनके चारों तरफ एक रुई की नुमा चारों तरफ एक कोटिंग बनी रहती है। इस कीट के प्रबंधन हेतु कीट ग्रसित भागों को काट कर हटा देवें या जला देना चाहिए। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु मोनोक्रोटोफास 36 SL की 1.5 ml मात्रा या मिथाइल डेमेटोन की 1 ml मात्रा को प्रति लीटर पानी घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगर दोबारा से इस कीट का प्रकोप हो तो 15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करना चाहिए। दूसरा गुलाब का महत्वपूर्ण रस चूसने वाला कीट है पर्णजीवी या थ्रिप्स। ये कीट पीलापन लिए हुए भूरे रंग के होते हैं। शिशु छोटे, पंख रहित, कोमल, रंग एवं आकार में वयस्क से मिलते जुलते होते हैं। मादा पौधे के हरे भागों में अंडे देती है। ये अंडों से शिशु निकलकर खुरचना शुरू कर देते हैं। निकले हुए रस को ये शिशु चूसते रहते हैं। इसके प्रकोप के कारण फूल एवं पत्तियां मुड़ जाती हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पौधा झुलसा हुआ नजर आता है, वह कभी कभी सूख जाता है। ये पत्तियों के बजाय फूलों के अंदर अधिक पाए जाते हैं और फूलों को कुरुचकर रस चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से फूल झड़ जाते हैं। इस कीट के प्रबंधन हेतु मिथाइल ऑक्सीडेमेटोन या रोगोर की 1 ml मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर या इमिडाक्लोप्रिड की 5 ml मात्रा को प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगर दोबारा से इस कीट का प्रकोप हो तो इन रसायनों का दोबारा से छिड़काव करना चाहिए। गुलाब का तीसरा महत्वपूर्ण कीट है बरूथी या स्पाइडर माइट। ये हरे पीले रंग का नासी जीव है। ये पूर्ण विकसित कीट पत्तियों के नीचे की ओर रेशमी सफेद जाले में रहता है। पत्तियों के नीचे की तरफ ये जाला बुनकर रहता है, जिससे पत्तियां कमजोर हो जाती हैं और पत्तियां सूखी हुई या झुलसी हुई नजर आती हैं। इस कीट की वजह से पूरा पौधा आपस में जाले के रूप में पत्तियों को इकट्ठी बांध देती हैं, जिसकी वजह से इसकी वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस कीट के प्रौढ़ व शिशु दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। इन पौधों से रस चूसते रहते हैं, जिससे पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। उग्र प्रकोप की दशा में पत्तियां सूख जाती हैं और पौधा झुलसा हुआ नजर आता है। गर्म व सूखा वातावरण इस नासी जीव के लिए वृद्धि के लिए काफी उपयुक्त देखा गया है। इस कीट के प्रबंधन हेतु क्षतिग्रस्त भागों को काटकर जला देना चाहिए तथा पौधों पर माइटेक या इथियान 5 ml मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने अथवा मिथाइल डेमेटोन की 1 ml मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। इन कीटों के नियंत्रण के लिए किसानों को नत्रजन उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा ही काम में लानी चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक सिंचाई करने से भी इस कीट का प्रकोप अधिक देखा गया है तथा नत्रजन उर्वरकों की वजह से पौधा थोड़ा रसीला हो जाता है, उसमें वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है, फलस्वरूप इन कीटों का प्रभाव अधिक होता है। इस प्रकार बताए अनुसार किसान भाई इस कीटों के नियंत्रण हेतु उपाय करता है तो इस गुलाब की फसल से अधिक उत्पादन के साथ साथ अधिक आर्थिक लाभ कमा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम थावर, जिला अलीराजपुर से थान सिंह जी ने। यह बकरियों के रहन सहन एवं खान पान पर जानकारी चाहते हैं। तो थान सिंह जी, आपकी जानकारी है तो देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बकरियों में आजकल देखा गया है कि बरसात के मौसम में उनको बहुत ही रखरखाव और खान पान की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में बकरियां यदि भीग जाती हैं तो बहुत जल्दी बीमार पड़ती हैं और उनमें रोग भी जल्दी आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो रखरखाव है उनका शेड इस तरह से होना चाहिए कि उसमें पानी रहना नहीं चाहिए और हमेशा शेड को ज़मीन सतह से करीब 2 फीट ऊंचा बनाना चाहिए, जिससे पानी मान लो उसमें आता भी है तो वो तुरंत निकल जाए और फर्श सूखा रहे। दूसरे खान पान के लिए यदि बारिश होती है तो जंगल में बकरियों को जाना प्रतिबंधित रहता है, क्योंकि उसमें काफ़ी जो घास है वो गीली रहती है और मुंह पका होने के मुंह कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनके लिए उनको वहीं पर स्टॉल फीडिंग करानी चाहिए
और दूसरी बात ये है कि चारा सूखा रहना चाहिए। मान लो आज शाम को लेके आए चारा, उस चारे को कल खिलाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उनको अलग से कंसंट्रेट 200 ग्राम, वयस्क पशु को 200 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से कंसंट्रेट दाना देना चाहिए। बच्चों के लिए 100 ग्राम देना चाहिए, और जो मेल है, एडल्ट है, उसको भी 200 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से कंसंट्रेट दिया जाना चाहिए। जो अमूमन गाभिन पशु है वो बारिश की वजह से शेड में ही रहते हैं, तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब पशु शेड में रहता है तो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, झगड़ा और करीब उसके पेट में करीब सिर न मार दे, कुछ न कर दे। तो गाभिन पशुओं के लिए अलग से शेड होना चाहिए। उनके लिए भी जो गर्भस्थ बच्चा है उसके गर्भस्थ शिशु के पालन पोषण के लिए भी उसको अलग से 100 ग्राम दाना प्रतिदिन के हिसाब से देना चाहिए। और जो किडिंग हो रही है, किडिंग में देखना चाहिए कि जब किडिंग होती है पशु की, पशु ब्याता है, तो उन बच्चों को तुरंत ही जो नाल है उसको 2 आंगुल नीचे से काटना चाहिए, टिंचर आयोडीन लगानी चाहिए, और उसको एक साफ कपड़े से ब्याने के बाद तुरंत पहुँच साफ कर देना चाहिए। तदुपरांत उसको कोलेस्ट्रम भी पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रम पिलाने से उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है बच्चे के अंदर, और वो बीमार कम पड़ता है। जिसमें कि आजकल टिक्स का प्रकोप बहुत होता है, किलनी। तो किलनी के लिए जो किलनी है जो पशुओं के शरीर पर चिपक जाती हैं और लार्वा दीवार में जाके दे देती हैं, क्योंकि टिक्स अमूमन उनके खुरों में, पूंछ के नीचे और थनों में ज़्यादा प्रकोप करते हैं, और टिक्स की वजह से काफ़ी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो उसको व्यूटॉक्स के घोल से उसको नहलाना चाहिए, और जो व्यूटॉक्स का घोल है वो स्प्रे शेड में भी कर देना चाहिए, जिससे लार्वा मर जाएं। एक रोग इनमें और भी आता है PPR के नाम से, उसमें पशु को दस्त हो जाते हैं, पीले रंग का दस्त होता है, और पशु 1 हफ्ते के अंदर मर जाता है। तो इसके लिए पहले ही कायदा से तो अभी 15 दिन पहले टीका लगना चाहिए, लेकिन अभी भी उसको हम PPR का टीका लगवा सकते हैं। जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो आजकल PPR का टीका लगा रहे हैं, और PPR का टीका लगाना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे जो पानी होता है, उनके पीने के नादें होती हैं, उन पानी की नादों को चूने से 10 दिन बाद या 8 दिन बाद उसके पुताई कर देनी चाहिए, उसके बाद उसमें पानी भरना चाहिए। और ये जो जंगल का या पोखरों का, तालाब का पानी है, वो पशुओं को बिल्कुल ही नहीं पिलाना चाहिए, उसमें काफ़ी बैक्टीरिया आ जाते हैं, और उसी की वजह से रोग एक से दूसरे पशुओं में फैलते चले जाते हैं। अमूमन क्या देखा गया है कि जो फीमेल है वो एक बार भीग जाता है तो उसके बाद तुरंत हीट में आता है, या बबूल की फली खाता है, देसी बबूल की फली खाता है, तो भी वो हीट में आ जाता है। तो उन पशुओं को देखना चाहिए कि जैसे आज वो हीट में आया है तो शाम को या कल दूसरे दिन उसको मेल से संपर्क कराना चाहिए, और उसके लिए मेल को एडिशनल 100 ग्राम दाना और दिया जाता है। मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है, इसको यदि पशुपालक अपनाएंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अंगूर के नए पौधों की ग्राफ्टिंग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। ग्वार की फसल में लगने वाले विभिन्न रोग एवं उनका नियंत्रण। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।